साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता जारी। दूसरा देशव्यापी पूर्व परीक्षण 33 राज्यों संघ शासित प्रदेशों में हुई आयोजित। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। भारत के कोविड से कुल 1 करोड़ से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। देश में एवियन इन्फ्लुएंजा का 12 महामारी केंद्रों में पता चला। और अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कृषि अधिनियमों पर आधारित चर्चा हेतु विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज की वार्ता में समाधान निकालने की उम्मीद जताई है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। सरकार एवं किसान संगठनों के बीच आज दिल्ली के विज्ञान भवन में 8वें दौर की बातचीत हुई। इस बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सोम प्रकाश और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर दोनों पक्ष नहीं पहुंचे। इसलिए अगली बैठक अब 15 जनवरी को पुनः आयोजित होगी। भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 जनवरी को निर्धारित कोविड टीकाकरण पर देशव्यापी मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों, अपर प्रधान सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। कोविड-19 टीकाकरण पर दूसरा राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल 33 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के 736 जिलों में 3 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ड्राई रन की व्यक्तिगत समीक्षा करने आज तमिलनाडु भी गए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, एएस एंड एमडी सुश्री वंदना गुरनानी, अपर सचिव मनोहर अगनानी, संयुक्त सचिव लव अग्रवाल और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कोविड-19 टीकाकरण पर मॉक ड्रिल का उद्देश्य वास्तविक टीका लगाने के कार्य का अभ्यास करना है।
इस कार्य से प्रशासकों को नियोजन, कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग तंत्र के बीच संबंधों को मजबूत करने, वास्तविक कार्यान्वयन से पहले बची हुई चुनौतियों की पहचान करने और टीकाकरण अभियान के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को विश्वास प्रदान करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी को याद दिलाया कि कोविड पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त निगरानी समूह की पहली बैठक के साथ ही देश ने महामारी से सफलतापूर्वक जूझने का 1 साल पूरा कर लिया है। उन्होंने भारत की प्रगति का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर योजना को दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और चिकित्सा समुदाय सहित कई हितधारकों द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने आगामी टीकाकरण अभियान के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने और प्रसार के लिए तथा टीका लगाने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए पिछले कुछ महीने वैक्सीन प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के लिए अत्यंत सक्रिय होकर लगातार काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने EVIN प्लेटफॉर्म से पुनः प्राप्त किए गए अद्वितीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन पर प्रकाश डाला, जो वैक्सीन स्टॉक की वास्तविक समय की जानकारी, उनके भंडारण के तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लाभार्थियों पर नजर रखेगा। प्लेटफॉर्म पर 78 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत के पास टीकाकरण से निपटने के लिए अद्वितीय अनुभव है और वो दुनिया में सबसे बड़ा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है, जिसे दुनिया ने इसकी मजबूती के लिए सराहा है। UIP से देश के समृद्ध अनुभव और एंटी पोलियो अभियान का इस्तेमाल कोविड-19 टीकाकरण की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल दूसरे राष्ट्रीय पूर्व परीक्षण से पहले पूरी परिचालन योजना और IT प्लेटफॉर्म की कई मौकों पर जांच की गई है। 2 जनवरी 2021 के पहले राष्ट्रीय मॉक ड्रिल ने अंतिम रूप से अमल में लाने में किसी भी गड़बड़ी को दूर करने और परिचालन प्रक्रियाओं को और परिष्कृत करने में मदद की। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रचारित अफवाहों को बेबुनियाद बताया, जो टीके के दुष्प्रभावों के बारे में जनता के मन में संदेह पैदा कर रही हैं, और कहा कि इस तरह के गलत लोग पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। चीजों को पूर्व अवस्था में लाना होगा और राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अनेक हितधारकों और युवाओं के साथ काम करें ताकि सही जानकारी दी जा सके। अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.91% की वृद्धि दर्ज की गई है और 84,928 करोड़ रुपए के MSP मूल्य के साथ KMS खरीद प्रक्रिया से लगभग 55 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं इसी पर ये खास रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 401,76,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 500,07,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है।
वर्तमान में जारी KMS खरीद संचालन के तहत 94,414 करोड़ 80 लाख रुपए मूल्य की खरीद की गई है और इससे लगभग 64,25,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51,66,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,67,020.86 मीट्रिक टन की खरीद की है, जिससे 1,43,258 किसान लाभान्वित हुए हैं। 3 जनवरी 2021 तक 52 करोड़ 40 लाख रुपए के MSP मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें MSP से अधिक है। 3 जनवरी 2021 तक 76,60,886 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 22,410 करोड़ 54 लाख रुपए है, जिससे 14,82,657 किसान लाभान्वित हुए हैं। भारत ने आज कोविड के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। कुल मिलाकर अब तक कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 19,587 मरीजों को ठीक करके अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण मुक्ति दर और भी बढ़कर 96.36% हो गई है। संक्रमित मरीजों तथा स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या आज 2,28,083 है, जो अब तक के कुल मामलों की तुलना में 2.19% है। 5 राज्यों यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल में कोविड से ठीक होने वाले 51% मामले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों का अनुसरण करते हुए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण से मुक्त होने की दर 90% से अधिक है। भारत में संक्रमण से मुक्त होने की दर विश्व में सबसे अधिक है। संक्रमण के अधिक मामले वाले देशों में भारत की तुलना में संक्रमण से मुक्त होने की दर कम है। जांच सुविधाएं बढ़ाने से भारत में संक्रामकता दर भी कम हुई है। दैनिक संक्रामकता दर 3% से कम है। 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में साप्ताहिक संक्रामकता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। केरल में एक दिन में अधिकतम 5,110 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए स्वस्थ होने वाले 2,570 लोगों के साथ महाराष्ट्र का स्थान है। पिछले 24 घंटे में केरल में 6,394 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कल 4,382 नए मामले सामने आए, जबकि छत्तीसगढ़ में 1,050 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में एक दिन में मृत्यु के अधिकतम 66 मामले सामने आए हैं। केरल में 25 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि पश्चिम बंगाल में मौतों के 22 नए मामले सामने आए हैं। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और विशेष जानकारियां आप तक पहुंचाएं। देश के कुछ राज्यों में प्रवासी पक्षियों, जंगली एवं देसी कौवों और पोल्ट्री में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के प्रकोप के मद्देनजर नई दिल्ली के कृषि भवन में पशुपालन एवं डेयरी विभाग में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके बारे में डीडी किसान से बातचीत में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस
यह देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी अनेक देशों में ये फैला हुआ है। और एक ख़ास तौर से पक्षी और जो बत्तख है, मुर्गे हैं, इसमें ये बीमारी फैलता है। और इसके लिए भारत सरकार भी लगातार प्रयासरत है कि इस बीमारी से मुक्ति पाया जाए। लेकिन अभी हाल में ही ये देखा गया है कि फिर से देश में एक बार इस तरह के वायरस देखने को मिला है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी जी, जो एनिमल हस्बेंड्री डेयरी विभाग के सेक्रेटरी हैं। सर, जिस तरह से ये इन्फ्लुएंजा वायरस अभी देश भर में फैला है, सर इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो बीमारी है 2006 से हमारे देश में मौजूद है और नॉर्मली ये माइग्रेटरी बर्ड्स के द्वारा आती है, जो कि जनरली विदेशों से हमारे यहाँ उड़ के जो पक्षी आते हैं तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में और जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में, जाड़े के समय में नॉर्मली ये पक्षी जब उड़ के आते हैं तो ये जगह जगह से बीमारी लेके आते हैं और फिर यहाँ पे उनकी बर्ड की ड्रॉपिंग्स वगैरह जो गिरती हैं या उनके द्वारा ये बीमारी देश में फैलती है। और हमारे यहाँ पे इसके ऊपर में जो स्टैंडर्ड एक्शन प्लान है वो 2006 से हम लोगों ने बनाया था, उसको हम अपडेट करते रहते हैं। लेटेस्ट जो उसका अपडेशन है वो हमने 2021 में अभी फिर से बर्ड फ्लू के आते ही किया है। और ये जो बीमारी है नॉर्मली आज की तारीख में जो फैली हुई है, ये 5 स्टेट्स में फैली है। 6ठे स्टेट में अभी कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन 5 स्टेट में फैली हुई है। और हिमाचल में H5N1 है और बाकी सारी स्टेट्स में H5N8 वाला वायरस है। तो कई तरह के प्रोटीन H और N तरीके के प्रोटीन होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके का होता रहता है, उसकी वजह से ये बीमारी आती है। और इस बीमारी का पिछले 10 से 15 सालों में जब से ये बीमारी इस देश में है, ये बीमारी पक्षियों से मनुष्यों में आज तक पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मनुष्यों में ये ट्रांसमिट हुई है। सर, जैसा आपने बताया कि 2006 में भारत में इसका पहला देखा गया, और सर इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1996 में चाइना में देखा गया और 1997 में सर हांगकांग में कुछ मनुष्य में भी ये पाया गया है। सर इतने साल हो गया, भारत में अगर हम देखें तो लगभग 14 साल हो गया, और विश्व लेवल पर हम चाइना में देखते हैं तो लगभग सर 24 साल के आसपास हो रहा है। अभी तक इससे निजात क्यों नहीं पाया गया सर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये बीमारी जो है वो वायरस के द्वारा फैलती है और वायरस की जो प्रकृति है वो म्यूटेट करने वाली है। समय समय पे म्यूटेट बड़ी जल्दी होता रहता है। जैसे अभी आप कोविड में देख रहे हैं कि एक कोविड का एक वायरस ठीक नहीं हुआ, यूके से दूसरा म्यूटेंट वायरस एक और आ गया। इसी तरह से वायरस जो है वो वायरस में म्यूटेशन होता है, इसलिए इस बीमारी से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके अभी तक कोई उस तरह का जो बीमारी के लिए जो चिकित्सा हैं उसके लिए स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल है और हर देश में इस बीमारी को उसी तरह से हैंडल करते आए हैं। उसी तरह से इसके लिए जो भी कंट्रोल मेजर्स लेने होते हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं वो सब हर देश लेते हुए आए हैं। और आज की तारीख में हम लोग भी वही मेजर्स ले रहे हैं जो रिक्वायर्ड हैं। इसमें जहाँ पे बीमारी के लक्षण पाए गए हैं और कंफर्म हुई है टेस्ट रिपोर्ट, वहाँ 1 किलोमीटर रेडियस में इन्फेक्टेड जोन डिक्लेयर किया गया है और 10 किलोमीटर के एरिया में सर्विलेंस जोन डिक्लेयर किया गया है। और सर्विलेंस जोन में हमें इंटेंसिव सर्विलेंस करने की ज़रूरत है और इन्फेक्टेड जोन में हमें और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अगर उस 1 किलोमीटर रेडियस में कोई पोल्ट्री फार्म है या डक फार्म है तो वहाँ पे जो पक्षी हैं उनको मारने की ज़रूरत है और कलिंग करने की ज़रूरत है और कलिंग करके और उनको अच्छे से बरी करने की ज़रूरत है, जिससे कि वह बीमारी उस 1 किलोमीटर रेडियस के बाहर ना फैले। सर अभी जैसे कुछ आपने स्टेट्स भी बताया, कहीं पर सर जैसे पक्षी हैं उसमें है और पक्षी को भी मारा जा रहा है, और ख़ास तौर से अभी जैसे केरला है सर, केरला में बतख है, मुर्गी है, इसमें भी हुआ है। सर पोल्ट्री अगर हम उद्योग को देखते हैं तो भारत में कितना इसका असर पड़ने वाला है? देखिए, अभी जो स्टेट्स जहाँ पे ये बीमारी रिपोर्ट करी गई है उसमें हरियाणा और केरल, ये 2 स्टेट के अलावा
बाकी जो 3 स्टेट्स हैं उसमें या तो ये बीमारी कौवों में पाई गई है या फिर जो बाहर से पक्षी उड़ के आते हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में रहते हैं उनके ऊपर में पाई गई है। तो उससे हमारे मुर्गी उद्योग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन केरला में, क्योंकि ये केरला में ये बीमारी बत्तख में पाई गई है, तो बत्तख के जो फार्म्स हैं उन सब में करीब 45,000 बत्तखों को करीब उसमें अभी जो इन्फेक्टेड जोन 1 किलोमीटर रेडियस में आते थे उनकी कलिंग कर दी गई है। और इसमें एक कंपनसेशन दिया जाता है फार्मर्स को, जिनकी की डक्स को कल किया जाता है, उनको कंपनसेशन दिया जाता है। और कंपनसेशन में भारत सरकार अपना 50% अंश देती है और 50% अंश स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसके अलावा जो हरियाणा में जो कंफर्मेशन आया है, आज सवेरे में ही आया है इसके टेस्ट का रिपोर्ट का, और वहाँ पे ये बीमारी मुर्गियों में है और 25 फार्म्स हैं जिसमें कि ये बीमारी इन्फेक्टेड जोन जो 2 एपिसेंटर हैं वहाँ पे जहाँ पे ये रिपोर्ट हुई है, तो वहाँ पे भी अब कलिंग की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। सर, ये जो 5 स्टेट है जिसमें फैला हुआ है, इसके अलावा सर और जो स्टेट है इंडिया में, वहाँ पर मुर्गी पालक जो है और जो ख़ासतौर से किसान है, उनको रक्षा के लिए, उनको सिक्योरिटी के लिए, जिससे आर्थिक रूप से नुकसान ना हो, उसके लिए क्या एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है? तो हम लोगों ने जो यहाँ से एडवाइज़री जारी करी है सारी स्टेट्स को, और उसके अलावा जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं उनको स्पेशल एडवाइजरी जारी करी गई है। उसमें यही कहा गया है उनको कि सर्विलेंस रखें। अगर कोई अननेचुरल डेथ, अप्राकृतिक अगर डेथ कोई नोटिस होती है तो उसकी रिपोर्ट फ़ौरन वहाँ के वेटनरी डिपार्टमेंट, या अगर वो जंगल में है तो वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को उसकी सूचना दी जाए, जिससे कि उस पक्षी का टेस्ट किया जा सके। और अगर उसमें कंफर्म्ड है बीमारी पाई जाती है तो उसके लिए जो इन्फेक्टेड एरिया हैं उन सब में जो कार्रवाई करनी है उसके लिए एक एक्शन प्लान तय किया गया है। उस एक्शन प्लान के मुताबिक उसमें कार्रवाई करें। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कंट्रोल रूम भी खोला है, और उस कंट्रोल रूम से हम पूरे दिन भर हर स्टेट से रिपोर्ट ले रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ले रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ले रहे हैं कि इसके ऊपर में क्या जो सावधानियां बरतनी है वो बरती जा रही हैं कि नहीं, जो कार्रवाई करनी है कंट्रोल के लिए या प्रिवेंशन के लिए वो करी जा रही है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ से कल एक सेंट्रल एक्सपर्ट टीम भी डिप्यूट की गई है जो कि केरल में और हरियाणा में और हिमाचल में, इन 3 स्टेट्स में जाएगी, अलग अलग टीमें, और ये टीमें जाके वहाँ पे ओवरसी करेंगी कि वहाँ पे जो कंट्रोल मेजर्स हैं उनको किस तरह से किया जा रहा है और उसको आगे कैसे कार्रवाई करनी है। जहाँ तक सवाल है कि जिन स्टेट्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं है उनको भी सतर्क किया गया है। कल में मैंने इन सारी स्टेट्स के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ और डायरेक्टर्स हैं उनके साथ में मैंने वीसी से मीटिंग करी है। उन सबको बताया गया है कि किस तरह से उनको सावधानियां बरतनी हैं। इसके अलावा हम लोगों ने नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी के साथ मिलके एक और मीटिंग भी कल सारे स्टेट्स के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी कल एक डिटेल मीटिंग करी है, और उनको कैसे सतर्क रहना है, क्या सावधानियां बरतनी हैं, अगर कोई अननेचुरल डेथ कहीं पे किसी पक्षी की होती है तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, उन सब के बारे में उनको जानकारियाँ और एडवाइजरी दी जा चुकी है। सर, जैसे मुर्गी पालक हैं वो सर अगर जो उनसे ख़रीदना चाहता है जो खाने के पर्पज़ से, तो सर क्या उसको अभी कुछ रुकना चाहिए सावधानी के रूप में कि हाँ अभी हमें जो है उसको मांस को नहीं लेना है, या उसको खाए कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पिछले 10 से 15 साल जब से ये बीमारी हमारे देश में है, आज तक कभी भी मनुष्यों में ये बीमारी ट्रांसमिट नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो चिकन मीट या फिर अंडे खाने की बात है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनको उबाल के, अंडों को अच्छे से उबाल के खाया जाए, और अगर चिकन खानी है, मीट खाना है तो उसको अच्छे से पका के खाया जाए। इसके अलावा इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीज़ें खाई जा सकती हैं और इनसे बीमारी मनुष्यों में जाने की कोई संभावना नहीं है। सर, भोपाल में जो लेबोरेटरी हैं
इसके अलावा सर जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं वहाँ, या जैसे साउथ की अगर हम सर बात करते हैं, क्या लेबोरेटरी और भी स्थापित करने की कुछ योजना है जिससे कि तत्काल उनको जिस स्थान पर जिस स्टेट में है वहाँ पर उसको परीक्षण करके जल्द से जल्द बता दिया जाए? देखिए, जहाँ तक इनिशियल टेस्ट का सवाल है तो जो RT-PCR टेस्ट जिसको बोलते हैं, जो कोविड में भी आजकल लोग नाम जान गए हैं RT-PCR टेस्ट का, वो RT-PCR टेस्ट इसमें किया जाता है। और वो RT-PCR टेस्ट किसी भी लेबोरेटरी में किया जा सकता है, चाहे वो वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की लेबोरेटरी में हो, या स्टेट की जो डिस्पेंसरी जो लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ पे इसका टेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगर ये बीमारी वहाँ पे पाई जाती है और कंफर्म आता है तो उसके बाद वो वायरस सेपरेशन की जो फाइनल कंफर्मेशन रिपोर्ट है वो भोपाल के द्वारा होती है। लेकिन जहाँ तक हर स्टेट में सुविधा का सवाल है, सुविधाएं हर स्टेट में हैं जो कि इनिशियल टेस्ट करा के डिटेक्ट कर सकती हैं कि बीमारी है कि नहीं, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन के लिए हमारे देश में भोपाल की लैब को ही ऑथराइज़ किया गया है जो कि फाइनल कंफर्मेशन देती है, जिसके लिए सैंपल वहाँ से अगर इनिशियल टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके बाद भेजा जाता है। सर जैसे ये जो बीमारी पूरा फैला हुआ है, तो जैसे स्वाइन फ्लू के भी था, उस पर भी टीका वगैरह निकला है और लगाने के भी चल रहा है व्यवस्था, तो क्या इसमें भी कुछ इस तरह से है बर्ड फ्लू के लिए वैक्सीनेशन? नहीं, इसमें अभी तक यहाँ पे कोई ऑथराइज टीका अभी तक इस बीमारी के लिए नहीं बना है, इसलिए इसमें अभी कोई टीका लगाने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगर ये बीमारी, जैसे मैंने बताया कि अगर कंफर्म होती है किसी एरिया में, तो उस एरिया में 1 किलोमीटर रेडियस में जितने भी पक्षी, अगर कोई प्राइवेट फार्म्स है या सरकारी फार्म है तो कलिंग करी जाती है, और अगर जंगल का एरिया है तो वहाँ पे सर्विलेंस करी जाती है कि देखा जाए कि कोई और पक्षी अगर मरा हुआ पाया जाए तो उसको इमीडिएटली वहाँ पे दबा दिया जाए और उसको मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया और जाए। और इसके अलावा ऐसी कोई और इसमें रोग के लिए दूरी करने के लिए और कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जो सैनिटाइजेशन होता है और जो उसमें दवाई छिड़कने वाला काम होता है वो सब काम साथ साथ में करना होता है। उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लेट डाउन है जो हम लोगों ने हर स्टेट को बता दिया है। सर जैसे अभी केरला सरकार ने भी वहाँ पर उसको कुछ जैसे बतख है अगर उसको मरता है या मारा जाता है तो उसको कंपनसेट दिया जा रहा है। सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ इस तरह से योजना है? मैंने भी आपको बताया था कि जहाँ पे भी पक्षियों को मारा जाता है इन्फेक्टेड जोन में 1 किलोमीटर रेडियस की, तो उसमें जो किसान हैं जिनके पक्षियों को मारा जा रहा है उसमें उनको कंपनसेशन दिया जाता है। उसका 50% अंशदान हम लोग देते हैं केंद्र सरकार से और 50% अंशदान स्टेट गवर्नमेंट देती है। और ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट उस फार्मर को जिसके कि पक्षियों को मारा जा रहा है उनको दिया जाता है। ये खाली अभी आज की तारीख में हमने केरल में किया है। अब हरियाणा में क्योंकि आज रिपोर्ट हुई है, वहाँ पे भी अब कलिंग के ऑपरेशन जारी होगा और वहाँ पे जब कलिंग ऑपरेशन होगा तो वहाँ पे भी ये कंपनसेशन का 50% हम लोग देंगे केंद्र सरकार से। तो आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।